हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एनसीईआरटी बेस है पूरा चैप्टर। तो आज आपको एनसीईआरटी बेस सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कवर करवाया जाएगा। हर साल इसमें नेट में 2 से लेकर 3 एमसीक्यू आराम से आ जाते हैं। तो हम सेल साइकिल के बारे में देखते हैं कि सेल जब सेल साइकिल से गुजरती है तब जो पहली स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। इसको हम इंटरफेज भी बोलते हैं, जिसमें G1, S एंड G2 फेज आती है। G1, S एंड G2 तीनों ही फेज में साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। जिस साइटोप्लाज्म इंक्रीज होने की वजह से सेल में ग्रोथ होगी और सेल की साइज़ बढ़ेगी। जैसे ही सेल की साइज़ बढ़ती है और न्यूक्लियस की साइज़ सेम रहती है तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का KI इंडेक्स चेंज होने की वजह से सेल में डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म बढ़ने की वजह से KI जो इंडेक्स होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेल में डिवीजन होता है और सेल 2 नई डॉटर सेल बनाती है माइटोसिस में। माइटोसिस में जब 2 नई सेल बनती है सेल डिवीजन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज या फिर एम फेज भी बोलते हैं, जिसको हम डिवीजन फेज बोलते हैं। ये जो डॉटर सेल है फिर से ग्रो करती है, फिर से इसमें इंटरफेज आती है और फिर से इसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है। जब साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है तो फिर से इसमें एम फेज आती है और जिसको हम डिवीजन फेज भी बोलते हैं, जिसकी वजह से 2 नई डॉटर सेल बनती है। तो जब हम सेल साइकिल को कम्प्लीटली देखते हैं तो इसमें 2 फेज आती है। पहला तो ग्रोथ फेज आती है और दूसरा डिवीजन फेज आती है। जो ग्रोथ फेज है उसको हम इंटरफेज भी बोलते हैं, जिसमें G1, S एंड G2 फेज आती है। डिवीजन फेज को हम एनसीईआरटी में एम फेज या फिर मेटाबॉलिक फेज भी बोला गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि सेल साइकिल में कौन कौन सी फेज आती है। ये कंप्लीट बॉक्स है, इसको पूरा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेल साइकिल में कौन कौन सी स्टेज आती है, तो ग्रोथ आती है एंड डिवीजन फेज आती है। टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइप। सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, पहला माइटोसिस एंड दूसरा मियोसिस। जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है इसमें जो एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल की डिप्लॉयड जो सेल होती है, इससे जो डॉटर सेल बनती है वो डिप्लॉयड ही बनेगी, यानी क्रोमोसोम सेम रहता है। क्रोमोसोम माइटोसिस में सेम रहता है। सेम रहने की वजह से इसको हम इक्वल डिवीजन भी बोलते हैं। और जब इसकी स्टडी की जाती है तो ये हमको मिलता है रूट की टिप सेल में। रूट टिप सेल किसकी? ओनियन की। तो ये एनसीईआरटी में दिए रखा है, सिर्फ वही करवाया जाएगा आपको, इसके अलावा दूसरा नहीं करवाया जाएगा। मियोसिस। मियोसिस में देखते हैं कि जो डिप्लॉयड पेरेंट सेल होती है उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसकी वजह से 2 हैप्लॉयड सेल बनती है। हैप्लॉयड सेल में फिर से मियोसिस सेकेंड होता है और 4 हैप्लॉयड सेल बनती है। ये चारों हैप्लॉयड सेल आपस में जेनेटिकली सेम नहीं होती है और साथ में पेरेंट्स सेल है उससे भी सेम नहीं होते, यानी इसमें क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से चारों सेल अलग अलग होती है। मियोसिस की स्टडी की जाती है एंथर में। तो मियोसिस में देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है, जैसे कि पेरेंट सेल है वो डिप्लॉयड है और जो डॉटर सेल है वो हैप्लॉयड है, तो क्रोमोसोम की संख्या हाफ होने की वजह से इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो जाता है। उसके बाद में जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो माइटोसिस होता है वो किसकी वजह से होता है, तो उसमें एक कंसेप्ट दे रखा है जिसको हम कार्योप्लाज्म थ्योरी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स चेंज होता है। इसमें जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो ये फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान में रखना है। इसको हम इस फॉर्मूले को इसके द्वारा समझते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में कि जब सेल का साइज बढ़ता है तो सेल में साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका KI इंडेक्स कम हो जाता है। तो जिस सेल का साइज बड़ी होगी उस सेल का KI इंडेक्स कम होगा। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है। जो एनसीईआरटी बेस है बस इतना ही ध्यान में रखना है, इसके ज़्यादा आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ये इसमें बहुत सरफेस वॉल्यूम रेशियो थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी आती है, तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। अब इस जो KI इंडेक्स है और सेल डिवीजन है, इस डायग्राम के द्वारा आसानी से समझाया गया है। ये जो सेल होती है इसकी साइज़ छोटी होती है, जिसकी वजह से इसका KI इंडेक्स बड़ा होता है। जैसे ही सेल में ग्रोथ होती है इंटरफेज स्टेज में, जिसमें G1, S एंड G2 फेज आती है, जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ता है। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो KI इंडेक्स कम हो जाएगा। KI इंडेक्स कम होने की वजह से क्या होता है कि सेल में डिवीजन होता है और 2 नई सेल बनती है, जिसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो डिवीजन किसकी वजह से होता है? क्योंकि डिवीजन होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रेशियो चेंज होने की वजह से।
एनसीईआरटी में दे रखा है आगे माइटोसिस के बारे में, एम फेज या फिर डिवीजन फेज के बारे में। इसको आसान लैंग्वेज में हम पूरा कंप्लीटली देखते हैं कि ये कोई सेल दे रखी है और इसमें एक न्यूक्लियस है जिसका साइटोप्लाज्म छोटा है। जैसे ये इंटरफेज से गुजरेगी जिसमें G1, S एंड G2 फेज आएगी। इंटरफेज जो फेज होती है वो ग्रोथ की फेज होती है, जिसमें G1, S एंड G2 फेज में क्या होता है कि सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ता है। सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ने की वजह से सेल बड़ी हो जाएगी साइज में, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पाता है। साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं करने की वजह से क्या होता है कि इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, और कैरियोकाइनेसिस को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 स्टेज में बांटा गया है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कौन कौन सी स्टेज? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज के द्वारा। जैसे न्यूक्लियस डबल हो जाता है इन फेज से गुजरने के बाद में, तब देखते हैं कि लास्ट में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसको आगे जो प्रोसेस होती है वो होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि 2 नई सेल बनती है। आगे एनसीईआरटी में दे रखा है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का ड्यूरेशन। जो ह्यूमन की जो सेल होती है उसका टोटल ड्यूरेशन होता है 24 आवर्स, जिसमें इंटरफेज जिसको हम तैयारी की अवस्था बोलते हैं, प्रिपरेशन की अवस्था बोलते हैं, या फिर ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, इसमें जो टाइम लगता है वो 95% टाइम लगता है, यानी सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो इंटरफेज में ही लगता है। एम फेज के अंदर टाइम कम लगता है, ये डिवीजन की फेज होती है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में एक दे रखा है ईस्ट के बारे में कि ईस्ट में कितना टाइम लगता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ईस्ट में लगभग 90 मिनट का समय लगता है पूरा सेल साइकिल कंप्लीट होने में। उसके बाद में एनसीईआरटी में दे रखा है इंटरफेज। इंटरफेज को हम 2 एम फेज के बीच की स्टेज भी मानते हैं। शुरुआत में जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो शुरुआत में इंटरफेज में कोई एक्टिविटी नहीं होने की वजह से इसको रेस्टिंग फेज भी कहा गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव है, तो बाद में इसको मेटाबॉलिक एक्टिव फेज भी कहते हैं। इंटरफेज में सेल ग्रोथ करती है, और इंटरफेज में सेल ग्रोथ कौन कौन सी स्टेज में करती है? G1, S एंड G2 तीनों ही फेज में सेल की ग्रोथ कंटिन्यूस होती रहती है। इंटरफेज में S फेज आने की वजह से इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटरफेज जो होती है वो टोटल सेल साइकिल की 95% ड्यूरेशन लेती है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम इंटरफेज ही लेता है। इंटरफेज में 3 फेज आती है, कौन कौन सी? तो देखते हैं। G1 फेज, पहली जो फेज है वो G1 फेज है, जिसको हम F1 फेज भी कहते हैं। G1 फेज को हम ये देखते हैं कि ये किस किस के बीच में आती है, तो G1, S, G2, उसके बाद में आती है M फेज, फिर वापस G1 फेज, फिर वापस S फेज, यानी G1 जो फेज होती है वो M फेज एंड S फेज के बीच में आती है, तो M एंड S फेज के बीच में आती है। G1 फेज M फेज के बाद में आती है, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। S फेज के पहले आने की वजह से इसको बोलते हैं प्री सिंथेटिक फेज। इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, यानी क्या क्या होता है? तो G1 फेज में RNA बनता है। कौन सा RNA बनेगा? rRNA, tRNA एंड mRNA, यानी तीनों टाइप के RNA का बनेगा G1 में। साथ में प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है, RNA बनने की वजह से प्रोटीन भी बनती है। जितने भी मोस्ट ऑर्गेनल्स है उसका डुप्लीकेशन किस में होता है? G1 फेज में। आपको ये ध्यान में रखना है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि G1 फेज में जो जितने भी मोस्ट ऑर्गेनल्स है उसका डुप्लीकेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। G1 फेज में साइटोप्लाज्म भी बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। साइटोप्लाज्म बढ़ने की वजह से क्या होता है कि सेल में ग्रोथ होती है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। आपको एक बात ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो G1 फेज होता है इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है उसका सिंथेसिस भी G1 फेज में होता है, क्योंकि एस फेज के अंदर डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो डीएनए का सिंथेसिस जो रिप्लिकेशन होता है वो कौन से एंजाइम के द्वारा होता है? डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। तो ये पहले से बना हुआ होगा तभी तो डीएनए का फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना।
कि G1 फेज में DNA पॉलीमरेज एंजाइम बनता है जो कि S फेज में काम करता है और DNA का रिप्लिकेशन करेगा। अब G1 जो फेज होती है S फेज होती है वो G1 एंड S के बीच में आती है, G1 के बाद में आएगी और G2 से पहले आती है। S फेज में क्या क्या होता है, कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो ये सारे इवेंट लिख रखे हैं कौन कौन से इवेंट होते हैं। S फेज के अंदर DNA का रिप्लिकेशन होता है। S फेज में DNA का रिप्लिकेशन होता है कौन से एंजाइम के द्वारा, DNA पॉलीमरेज के द्वारा। और DNA पॉलीमरेज किस में बनता है, कौन सी फेज में बनेगा, G1 फेज में। स्टोन जब DNA का रिप्लिकेशन हो जाएगा तो इसको बाइंड करने के लिए स्टोन प्रोटीन भी चाहिए, तो स्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन किस में होता है, S फेज में। साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, तो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। साथ में जो DNA होता है, आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना कि जो DNA का रिप्लिकेशन होता है S फेज में वो कौन से DNA का होता है, न्यूक्लियस के DNA का। अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया DNA या फिर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का DNA होता है, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो उसका फॉर्मेशन हर स्टेज में होता है, यानी G1 में भी होगा, S में भी होगा और G2। यानी यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका दे रखा है, साइटोप्लाज्मिक DNA के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइटोप्लाज्मिक DNA कहाँ बनता है, तो वो तीनों ही स्टेज में बनेगा। S फेज में साइटोप्लाज्म बढ़ता है जिसकी वजह से सेल में ग्रोथ होती है। लास्ट जो फेज होती है वो G2 फेज है, जिसको हम गैप 2 फेज भी बोलते हैं। G2 फेज को हम गैप 2 फेज भी बोलते हैं, इसको ये पोस्ट S फेज या फिर प्री M फेज भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे चल के क्या बनाती है, स्पिंडल फाइबर बनाती है। साथ में साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज होता है और सेल में ग्रोथ होती है। आगे दे रखा है, इसको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पहले हम G0 फेज के बारे में देखते हैं। G0 फेज के बारे में हर साल इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो G0 फेज को हम क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक तो एक्टिव रहती है लेकिन ये सेल डिवीजन इसमें एक्टिव नहीं रहता है। तो G0 फेज में सेल डिवाइड नहीं करती है। ये क्या काम करती है कि जब G1 फेज के अंदर सेल होती है तब वहाँ से सेल साइकिल से कुछ सेल बाहर निकल जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं G0 सेल। यानी ये सेल साइकिल से या तो बाहर निकलती है या फिर ये सस्पेंड हो जाती है कुछ टाइम के लिए, ये वापस सेल साइकिल में इंटर भी कर सकती है, इसलिए यहाँ पे शब्द आया है, कौन सा वर्ड आया है, सस्पेंड। तो अगर ऑप्शन में ये दोनों दे रखा है कि सेल से एग्जिस्ट करती है या फिर सस्पेंड करती है, तो दोनों ऑप्शन है, तब आपको टिक लगाना है सस्पेंड पे। ये 2019 में एक क्वेश्चन आया था नीट में, तो नीट वाले ने जो CBSE बोर्ड है उसने माना है सही सस्पेंड को, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। G0 सेल में सेल मेटाबॉलिक एक्टिव रहती है लेकिन सेल में सेल डिवीजन नहीं हो पाता। और किस में होती है, ये हार्ट सेल और नर्वस सेल में मिलती है G0 सेल। तो G0 सेल के बारे में हम देख चुके हैं कि परमानेंट जो प्लांट सेल है वो भी G0 सेल में ही G0 फेज के अंदर ही रहते हैं, G0 फेज में ही रहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्रोमोसोम का नंबर आपको दे रखा होगा कि G1 फेज के अंदर क्रोमोसोम 20 है और DNA भी दे रखा है कि 2C है। C का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे C का मीनिंग होता है किसी भी हैप्लॉइड सेल के अंदर जो DNA होता है उसको हम C बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, 2C यानी डिप्लॉयड सेल के बारे में दे रखा है, इसलिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो 2N दे रखा है। तो क्रोमोसोम जब सेल साइकिल से गुजरती है तो G1 से जाती है S फेज में। S फेज के अंदर क्रोमोसोम जो होता है वो सेम रहता है लेकिन जो DNA होता है वो डबल हो जाता है। DNA डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम सेम रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स है। तो जितने भी बॉक्स में करवा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट IMP बॉक्स में क्या लिखा है वो ध्यान में रखना है। DNA का सिंथेसिस कहाँ होता है,
तो आपका आंसर होना चाहिए एस फेज में। आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो ये G1 फेज, एस फेज एंड G2 तीनों ही फेज में होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, तब आपका आंसर होगा G1, S एंड G2 यानी तीनों ही फेज में होगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि साइटोप्लाज्मिक डीएनए का सिंथेसिस कौन सी फेज में होता है, तब आपका आंसर आएगा G1, S एंड G2 यानी तीनों ही फेज में होगा। तो ये IMP बॉक्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एम फेज, जिसको हम डिवीजन फेज भी बोलते हैं। एम फेज को माइटोटिक फेज भी कहते हैं। एम फेज टोटल जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है, उसमें जो एम फेज होता है वो सिर्फ 5% ही होता है, यानी बहुत ही कम टाइम लेता है एम फेज। सेल डिवीजन में बहुत ही कम टाइम लेता है। इसको हम मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोफेज होता है, इसमें तो क्या होता है कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जो गोल्जी बॉडी है, ये सब डिसअपेयर हो जाता है। लेकिन जो टीलोफेज है उसमें ये वापस आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि एक ड्रामा हो रहा है, तब इसको बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। जो एम फेज है उसको हम 2 फेज के द्वारा डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, यानी इसमें 2 प्रोसेस होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में तो न्यूक्लियस जो होता है उसका डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसमें सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें जो फेज होती है प्रोफेज होती है, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे बड़ी फेज होती है वो प्रोफेज होती है, और सबसे छोटी जो फेज होती है वो एनाफेज होती है। साइटोकाइनेसिस, इसमें जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का डीएनए एनिमल सेल में अलग तरह का होता है और प्लांट सेल में अलग है। एनिमल सेल में तो बाहर की तरफ फ्रो बनती है, ठीक है, इस तरीके से बनती है, जिसकी वजह खांस बनती है बाहर की तरफ। और प्लांट के अंदर, सेल के अंदर बीच में एक प्लेट बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। एनिमल सेल में सेल फ्यूरो मेथड एंड प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड के द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है। माइटोसिस, माइटोसिस जो टर्म वो फ्लेमिंग ने सबसे पहले दी। इसके अंदर क्या होता है कि आइडेंटिकल जो सेल होती है वो प्रोड्यूस होती है, यानी क्रोमोसोम सेम रहता है माइटोसिस में। तो माइटोसिस में जो क्रोमोसोम है वो सेम रहेगा। माइटोसिस के बारे में जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो आपको ध्यान में रखना है। एनिमल सेल के अंदर जो माइटोसिस होता है वो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में होता है, जिसमें माइटोसिस होने की वजह से जो डॉटर सेल बनती है वो भी डिप्लॉयड ही बनती है। जबकि प्लांट के अंदर जो माइटोसिस होता है वो हेप्लॉयड सेल में भी होता है और साथ में डिप्लॉयड सेल में भी होता है। तो माइटोसिस के बारे में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि माइटोसिस में एनिमल सेल के अंदर भी माइटोसिस होगा, लेकिन ये कौन सी फेज में होगा? ये डिप्लॉयड सेल के अंदर होगा। जबकि प्लांट में जो माइटोसिस होता है वो हेप्लॉयड में भी होता है और डिप्लॉयड में। तो ये बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ऐसी एनिमल सेल है जिसके जो हेप्लॉयड है और जिसमें माइटोसिस होता है। तो जो ड्रोन होता है, ड्रोन, ठीक है, ड्रोन के अंदर माइटोसिस होता है और ये एक एनिमल सेल है जो कि एक हेप्लॉयड है। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा है उसका ये आंसर है। नेक्स्ट, माइटोसिस में जब कैरियोकाइनेसिस होता है 2 प्रोसेस के द्वारा ये फेज कंप्लीट होती है। कौन कौन सी फेज के द्वारा? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के द्वारा। कैरियोकाइनेसिस में जो फेज इन्वॉल्व है, जो प्रोसेस होती है वो कौन कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज। ये सबसे लंबी फेज होती है, सबसे लंबी फेज होती है प्रोफेज। प्रोफेज सबसे लंबी फेज है। तो सब ये जो डायग्राम दे रखा है वो अर्ली प्रोफेज का दे रखा है। इसके अंदर ये है सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम के बाहर की तरफ ये निकली हुई है एस्टर रे।
ये भी सेंट्रोसोम है जिसके अंदर सेंट्रियोल होता है और बाहर की तरफ क्या निकल रही है, एस्ट्रल रे। इसके अंदर प्रोटीन के कुछ फाइबर आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर। प्रोटीन आपस में जुड़ के क्या बनाती है, कौन सी प्रोटीन बनाती है, स्पिंडल फाइबर। तो हम पढ़ चुके हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या बनाती है, स्पिंडल फाइबर। एस्ट्रल रे, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रियोल, ये तीनों एक एपेरेटस बनाता है जिसको बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल एपेरेटस। ठीक है, तो ये इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है, एस्ट्रल रे, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रियोल शामिल होता है। धीरे धीरे सेंट्रियोल क्या करेगा, मूव करेगा किसकी तरफ, पोल की तरफ, इस तरफ आएगा। तो और साथ में जब अर्ली प्रोफेज होती है उसमें जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के बाहर की तरफ, गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और न्यूक्लियोलस भी होता है। आगे जो ये सेल साइकिल के अंदर सेल जब अर्ली प्रोफेज से लेट प्रोफेज की तरफ जाएगी तब जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी और न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर हो जाएगा, गोल्जी बॉडी एंड ईआर ये तीनों ही डिसअपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो रही है, ये टूट रही है। तो लेट प्रोफेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ये चारों डिसअपेयर हो जाती है और इस तरीके से ये पोल की तरफ सेंट्रियोल चला जाता है। पोल की तरफ सेंट्रियोल जाता है तो इसके बीच में फाइबर बनते हैं, जो वो कौन से फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल होने की वजह से बाहर की तरफ एस्ट्रल रे बनती है और एस्ट्रल जहाँ बनती है उसको बोलते हैं एस्ट्रल डिवीजन। तो ये सेंट्रियोल किस में मिलता है, एनिमल सेल में मिलता है। तो एनिमल सेल में जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, एस्ट्रल डिवीजन होगा। एनिमल सेल के अंदर डिवीजन कैसा होगा, एस्ट्रल डिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। माइटोटिक स्पिंडल एपेरेटस में क्या शामिल है, तो सेंट्रियोल शामिल है, स्पिंडल फाइबर एंड एस्ट्रल रे शामिल है। प्रोफेज के अंदर क्या क्या होता है कि प्रोफेज में कौन कौन सी इवेंट होती है। ये पहली स्टेज होती है माइटोसिस की, पहली स्टेज होती है किसकी, माइटोसिस की। प्रोफेज माइटोसिस की पहली स्टेज होती है। इस माइटोसिस की पहली स्टेज जो प्रोफेज होती है, इसमें जो अर्ली प्रोफेज है उसमें क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होते हैं और कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्रोमेटिन फाइबर कहाँ कंडेंस होते हैं, तो ये प्रोफेज में होते हैं और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होगा और क्रोमोसोम बनाएगा प्रोफेज स्टेज में। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सेंट्रियोल होता है बाहर की तरफ, पोल की तरफ क्या होता है, सेंट्रियोल होता है और इसके ये आपस में किससे जुड़ा हुआ होता है, बीच में स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं और सेंट्रियोल के बाहर की तरफ एस्ट्रल रे बनती है। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, माइटोटिक स्पिंडल एपेरेटस। तो ये बॉक्स आपको ध्यान में रखना है। प्रोफेज के अंदर क्या क्या होता है, तो प्रोफेज के अंदर आपको ध्यान में रखना कौन कौन सी इवेंट होती है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि क्रोमेटिन फाइबर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। दूसरा जो इवेंट होता है वो होता है कि जो सेंट्रियोल होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ देखते हैं कि सेंट्रियोल जो होता है वो पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। आपसे अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि सेंट्रियोल कौन सी फेज में पोल की तरफ मूव करेगा, तब आपका आंसर आएगा प्रोफेज में। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सेकंड जो आपको स्टेटमेंट दे सकता है वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ये कौन सी फेज में डिसअपेयर हो जाते हैं, तब आपका आंसर आएगा प्रोफेज में। ठीक है, इतना आप समझ गए। आगे आता है मेटाफेज। सेल साइकिल में मेटाफेज में कौन कौन सी स्टेज होती है, तो मेटाफेज के अंदर कौन कौन सी स्टेज होती है। मेटाफेज के अंदर जो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपेयर हो जाती है पूरी तरीके से और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। यानी जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंप्लीटली क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। क्रोमेटिन फाइबर दिखाई नहीं देते हैं।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्रोमेटिन फाइबर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम, ये क्या है? क्रोमोसोम दे रखा है। साथ में आपको एक इवेंट भी जिसमें हर साल क्वेश्चन आता है कि जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी की जाती है वो कौन सी फेज में की जाती है? तो आपका आंसर होगा मेटाफेज में। हर साल क्वेश्चन आ सकता है इस पे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉर्फोलॉजी की स्टडी कहाँ होती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 4-5 स्टेटमेंट दे रखे होंगे जिसमें एक स्टेटमेंट ये भी डाल देगा एग्जामिनर। मेटाफेज के अंदर और कौन कौन सी प्रोसेस होती है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम, ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर ये क्रोमेटिन फाइबर दे रखा है। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होते हैं और क्या बनाते हैं? इस तरीके से क्रोमोसोम बनाते हैं। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में अंदर की तरफ क्या है? सेंट्रोमियर, और ये बाहर की तरफ डिश लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ठीक है, इससे क्या जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, और ये स्पिंडल फाइबर किससे बने हुए होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे आता है लेट मेटाफेज। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी फेज में स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ता है, तब आपका आंसर आएगा मेटाफेज में। ठीक है, एक एमसीक्यू ये भी बनता है। तो मेटाफेज में काइनेटोकोर किससे जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर से। लेट मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटर पर आ जाते हैं। ठीक है, इक्वेटर पर आ जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और इस प्लेट को क्या बोलते हैं? इक्वेटर प्लेट बोलते हैं, या फिर मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। जो क्रोमोसोम होता है वो सेंट्रोमियर से किससे जुड़ा होता है? स्पिंडल फाइबर से। तो जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। ठीक है, और जो सेंट्रोमियर डायरेक्ट ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फाइबर। तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कंटिन्यूस फाइबर कौन सा होता है और क्रोमोसोमल फाइबर कौन सा होता है। इस डायग्राम को आप देखना, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम दे रखे हैं इसमें कितने सेंट्रोमियर है? तब आपका आंसर आएगा एक ही सेंट्रोमियर है, ये जो कि अंदर की तरफ है, और इसके दोनों तरफ डिश लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। तो कितने काइनेटोकोर है? 2 काइनेटोकोर है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये लेट मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि मेटाफेज प्लेट बनती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो मेटाफेज स्टेज के अंदर कौन कौन सी इवेंट होता है, कौन कौन सा इवेंट होता है? तो सबसे पहले तो इसके अंदर न्यूक्लियर स्पिंडल अपैरेटस बन चुका होता है, क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज होगा, स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ेगा? काइनेटोकोर से जुड़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिंडल अपैरेटस जिसको हम माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस भी बोलते हैं। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस होता है जिसकी वजह से इसमें जेनेटिक एक्टिविटी एक्सप्रेस नहीं होती है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है उसको आराम से काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टेजी किस में की जाती है? मेटाफेज में की जाती है। तो ये इवेंट आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से इवेंट होते हैं। मेटाफेज क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेटाफेज क्रोमोसोम होता है, इसमें एक क्रोमेटिड तो ये है और दूसरा ये है। तो कितने सिस्टर क्रोमेटिड है? ये आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। 2 सिस्टर क्रोमेटिड है जो कि किससे जुड़े हुए होते हैं? सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं, जिसके दोनों तरफ क्या होता है? डिश लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। और इस काइनेटोकोर से क्या जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेट आती है एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिड है ये आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं? सेंट्रोमियर से। ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है जिसकी वजह से ये जो क्रोमेटिड है ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो कौन सी स्टेज में क्रोमेटिड सेपरेट होगा? तो अगर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा एनाफेज में। कौन सी फेज में? एनाफेज में। एनाफेज में आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये क्रोमेटिड अलग हो गए, एक क्रोमेटिड इधर रह गया, एक क्रोमेटिड इधर रह गया, आपस में क्या टूट गए? आपस में ये सेंट्रोमियर से टूट गए। सेंट्रोमियर से टूटने की वजह से दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो गए।
ठीक है, दोनों ही क्रोमेटिड अलग अलग हो गए। तो इस डायग्राम को आप देखना कि ये एक क्रोमेटिड दे रखा है और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है, ये होमोलोगस का सिस्टर क्रोमेटिड है। ये स्पिंडल फाइबर है जो काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ होता है। इस स्ट्रक्चर में कितने सिस्टर क्रोमेटिड है? तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड। आपसे पूछ लिया जाए कि मेटाफेज क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमेटिड होंगे? तो 2। मेटाफेज क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे? 2। मेटाफेज क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर होंगे? 2। और सेंट्रोमियर कितने होंगे? 1। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो सेंट्रोमियर होता है उसके अंदर डीएनए एब्सेंट होता है, डीएनए एब्सेंट होता है और जीन भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से इसके अंदर क्रोमोसोम दुगुने हो जाते हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। बिल्कुल सही। एनाफेज किसकी एनाफेज में? माइटोसिस की एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। ये माइटोसिस की एनाफेज है, ये आप डायग्राम देख रखे हो। तो ये किसकी है? माइटोसिस की एनाफेज, जिसके अंदर सेंट्रोमियर टूटते हैं और क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। तो ये एनाफेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सबसे छोटी फेज होता है, इसके अंदर सेंट्रोमियर टूट जाता है और क्रोमेटिड आपस में अलग अलग हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम होते हैं वो डबल हो जाते हैं। इस तरीके से ये क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। तो इस डायग्राम को आप आराम से देख लो। जो बॉक्स में दे रखा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। एनाफेज के अंदर जो क्रोमेटिड है या फिर क्रोमोसोम होता है वो आपस में अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। यानी ये जो है ये आपस में आप देख सकते हो इस तरीके से ये क्रोमेटिड है, ये पोल की तरफ मूव करता है। और ये इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्रोमेटिड पोल की तरफ जो मूव करता है इसमें कितनी एटीपी खर्च होती है? तो 30 एटीपी स्पिंडल फाइबर को 30 एटीपी लगती है कहाँ ले जाने के लिए? पोल की तरफ ले जाने के लिए। किसको? क्रोमेटिड को। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एनाफेज के अंदर जो क्रोमेटिड पोल की तरफ जाता है इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो आगे की तरफ होता है और जो आर्म होती है वो पीछे की तरफ होती है। तो आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हो कि ये पोल है, ठीक, ये पोल है। पोल की तरफ जो सेंट्रोमियर किससे जुड़ा हुआ होता है? स्पिंडल फाइबर के द्वारा क्रोमोसोम से। तो ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर ये आगे की तरफ होगा और जो क्रोमोसोम की जो आर्म होती है ये क्या होती है? पीछे की तरफ होती है। तो ये एक क्वेश्चन यह भी बनता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट है, शेप, क्रोमोसोम का जो शेप है उसकी स्टडी मेटाफेज में की जाती है और साइज की स्टडी किस में की जाती है? एनाफेज में। बट एनसीईआरटी में दे रखा है कि मेटाफेज में ही हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं। तब एनसीईआरटी बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो मेटाफेज आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं टीलोफेज। टीलोफेज जो होती है वो प्रोफेज फेज की इन्वर्स फेज होती है, रिवर्स होती है, ठीक है, रिवर्स फेज होती है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो वापस डिकंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, क्रोमेटिन के फाइबर बनाते हैं, यानी डीएनए के फाइबर बनाते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम जब पोल पे पहुंच जाएंगे तो टीलोफेज स्टार्ट हो जाएगी। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वापस बन जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी ये सब वापस बन जाता है। क्रोमोसोम वापस डिकंडेंस होने लगता है और अनकॉइल होने लगता है, जिसकी वजह से क्रोमेटिन फाइबर फिर से बन जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो फिर से दिखाई देने लगता है, अपीयर होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनने लगता है और गोल्गी बॉडी वापस बनने लगती है। तो ये पूरा माइटोसिस कंप्लीट हो गया। अब माइटोसिस में एनसीईआरटी में फंक्शन दे रखी है, माइटोसिस किस में काम आता है? तो माइटोसिस सेल में ग्रोथ करता है, ठीक है, जेनेटिकली सेम सेल जो होती है उसको प्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है। माइटोसिस जो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेल डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है। सेल का रिपेयर जो होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है। प्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसमें माइटोसिस होता है। एंडोस्पर्म बनता है किसमें? कोकोनट में। कौन सा? लिक्विड एंडोस्पर्म। किसके द्वारा बनता है? माइटोसिस के द्वारा। गट की इनर लाइनिंग होता है एपिडर्मिस,
का फॉर्मेशन होता है, और जो नई आरबीसी बनती है ह्यूमन के अंदर वो भी किसके द्वारा बनती है, माइटोसिस के द्वारा बनती है। एक क्वेश्चन आ रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कंप्लीट करना है कि कोई एनिमल सेल दे रखी है, किसकी एनिमल सेल है ये, ओनियन की रूट टिप सेल, क्योंकि हम क्रोमोसोम से देख सकते हैं कि ओनियन के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 16 क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये ओनियन की रूट टिप सेल है जो कि जिसके अंदर माइटोसिस होता है। तो हमको डीएनए का नंबर बताना है और क्रोमोसोम का नंबर बताना है। तो जो डीएनए का नंबर है और क्रोमोसोम, ये थोड़ा गलत लिख रखा है, नीचे तो आएगा डीएनए और ऊपर आएगा क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्रोमोसोम है और ये डीएनए है। डीएनए को दे रखा है 2C। सी का मतलब क्या होता है, हेप्लॉइड सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसको सी वैल्यू बोलते हैं। तो 2C दे रखा है यानी डिप्लॉइड सेल दे रखी है। तो यहाँ पे 2N दे रखे हैं यानी पॉलीप्लॉइडी कैसी है, पॉलीडी कैसी है, डिप्लॉइड है। जब जीवन स्टेज आती है तब इसमें क्रोमोसोम होते हैं 16 और डीएनए होता है 2C। एस फेज के अंदर डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। एस फेज के अंदर डीएनए डबल हो जाता है। G2 फेज में फिर से ये सेम रहता है, और जैसे जैसे सेल आगे की तरफ सेल साइकिल में जाती है तब G2 सेल में सेम रहता है, प्रोफेज में भी ये सेम रहता है, मेटाफेज में भी ये सेम रहता है, और फिर एनाफेज आती है। एनाफेज में हम देख सकते हैं इस तरीके से कि मेटाफेज के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पर आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है कि 2 क्रोमेटिड होता है, एक क्रोमेटिड तो ये है और दूसरा इस तरीके से यहाँ पे इसमें किससे जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होता है। तो मेटाफेज तक तो क्रोमोसोम सेम रहते हैं, लेकिन जैसे एनाफेज आते हैं यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम दुगुने हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि माइटोसिस की जो एनाफेज होती है उसमें क्रोमोसोम दुगुने हो जाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम दुगुनी हो जाती है। उसके बाद में आप देख सकते हो ये जो चिन्ह लगा रखे हैं ये साइटोकाइनेसिस के लगा रखे हैं, यानी साइटोकाइनेसिस एनाफेज में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर फिर से साइटोकाइनेसिस दिखाई देने लगता है, ठीक है, अपेयर होने लगता है, और इस तरीके से 2 सेल बन जाती है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम डबल हुए थे तो यहाँ पे 2 सेल बनने की वजह से फिर से क्रोमोसोम सेम हो जाते हैं। तो जो डॉटर सेल बनती है वो लगभग इस तरीके से डॉटर सेल बनेगी, और डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि एनाफेज में क्रोमोसोम कितने होंगे, प्रोफेज में कितने होंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस कहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, लेट एनाफेज में। यहाँ पे दे रखा है, देखो आप, इस तरीके से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेल फरो मेथड के द्वारा, जिसको हम क्लीवेज मेथड भी बोलते हैं, इसके द्वारा होता है। और ये एक सेंट्रीपिटल ऑर्डर में होता है, यानी पहले तो बाहर की तरफ होगा और धीरे धीरे ये अंदर की तरफ जाएगा। साइटोप्लाज्म क्लीवेज होते हुआ बाहर की तरफ एक खांच बनेगी जिसको फरो बोलते हैं, और ये धीरे धीरे अंदर की तरफ एक खांच बनती जाएगी और 2 नई सेल बनाएगी, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस किस में, एनिमल सेल में। प्लांट सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है उसका मेथड होता है सेल प्लेट का फॉर्मेशन, और ये कैसा होता है, ये अंदर से स्टार्ट होता है। अंदर से स्टार्ट होने की वजह से इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में शुरू होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में शुरू होता है। नेक्स्ट ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। जीवन फेज के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं, एस फेज में कौन से इवेंट होते हैं, G2 में कौन से होते हैं, और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या क्या होता है। तब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। डीएनए का सिंथेसिस एस फेज में होता है, ठीक है। आरएनए का सिंथेसिस तीनों ही फेज में होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस तीनों ही फेज में होता है। प्रोफेज के अंदर सेंट्रोमियर पोल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। मेटाफेज की प्रोफेज में जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ जाना कौन सी स्टेज में होगा, प्रोफेज में। सेंट्रोमियर का स्प्लिट होना और क्रोमोसोम डबल होना कौन सी फेज में होता है, एनाफेज में। किसके एनाफेज में, माइटोसिस की एनाफेज में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मियोसिस जो टर्म है वो फार्मर एंड मोरे ने दी थी। मियोसिस किस किस में होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं,
इसके अंदर स्पर्म बनता है एंड जो गैमेट बनता है एग बनता है, ये किसके द्वारा बनता है? मियोसिस के द्वारा बनता है। मियोसिस जो होता है इसके द्वारा जो स्पर्म और गैमेट बनते हैं, स्पर्म बनते हैं और एग बनते हैं, ये आपस में फर्टिलाइजेशन होता है और फिर से डिप्लॉयड सेल बनाता है। तो मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइप का सेल डिवीजन होता है। मियोसिस के द्वारा जो हेप्लॉइड सेल बनती है, उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं। डिप्लॉयड में क्रोमोसोम डबल होते हैं और हेप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम हाफ होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जो हम देख सकते हैं कि ये डिप्लॉयड सेल है, इसमें क्रोमोसोम डबल हो गए और इसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, जिसकी वजह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? मियोसिस के द्वारा होता है। अब इसको देखते हैं। मियोसिस के टाइम जो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ये 2 बार होता है। कैरियोकाइनेसिस भी 2 बार होता है और साइटोकाइनेसिस भी 2 बार होता है। किस में? मियोसिस फर्स्ट में होता है एक बार, तो दूसरी बार मियोसिस सेकंड में होता है। लेकिन जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन वो सिर्फ ओनली मियोसिस फर्स्ट में ही होता है, मियोसिस सेकंड में नहीं होता है। मियोसिस फर्स्ट एक हेटेरोटाइपिक डिवीजन होता है या फिर एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम की जो नंबर होता है वो हाफ हो जाते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। केवल जो होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस फर्स्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है कि इसके अंदर होमोलोगस जो क्रोमोसोम होता है उसका सेग्रेशन होता है और डिसजंक्शन होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस सेकंड जो होता है वो माइटोसिस के समान होता है, तो इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो आप इसके द्वारा देख सकते हैं ये डिप्लॉयड सेल है, इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। जो डॉटर सेल बनती है उसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। फिर से इसमें मियोसिस सेकंड होता है और कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर साइटोकाइनेसिस होगा, लेकिन डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से 4 हेप्लॉइड सेल बनती है। ये चारों हेप्लॉइड सेल आपस में डिफरेंट होती है एक दूसरे से, क्योंकि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, और साथ में ये पेरेंट सेल है इससे भी अलग होती है। नेक्स्ट है प्रोपेज फर्स्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मियोसिस के द्वारा जो 4 हेप्लॉइड सेल बनती है ये आपस में एक दूसरे से भिन्न होती है और साथ में पेरेंट सेल से भी भिन्न होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मियोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस कितनी बार होता है? 2 बार होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड में। साइटोकाइनेसिस भी 2 बार होता है, लेकिन डीएनए का रिप्लिकेशन एक ही बार होता है। थर्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोमोसोम का डिवीजन मियोसिस सेकंड की एनाफेज स्टेज में होता है और ये एक ही बार होता है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि मियोसिस सेकंड किसके समान है? माइटोसिस के समान। उसके बाद में हम देखते हैं ये कौन कौन सी स्टेज आती है। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट आती है, मेटाफेज फर्स्ट आती है, एनाफेज फर्स्ट आती है, टीलोफेज फर्स्ट आती है, और मियोसिस सेकंड के अंदर भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, ये सारी स्टेज आती है। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के बीच में इंटरफेज भी आती है। अब आगे देखते हैं प्रोफेज। मियोसिस फर्स्ट की स्टेज प्रोफेज। प्रोफेज एक लॉन्गेस्ट फेज होती है मियोसिस फर्स्ट में। ये माइटोसिस जो प्रोफेज है उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और ज़्यादा लॉन्ग होती है। प्रोफेज 5 सब स्टेज में बटी हुई है। किसके बेस पे? बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोम के बिहेव के आधार पे इनको 5 सब स्टेज में बांटा गया। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, LZPD², यानी लेप्टोटीन, L, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस।
सबसे पहले पढ़ते हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। क्रोमोसोम थिन होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से दिखाई देने लगते हैं। लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम कंडेंस होते जाते हैं और कंटिन्यू कंडेंस होते होते हैं, या कहाँ पे पूरी तरीके से कंडेंस होंगे, पेकाइटिन के में पूरी तरीके से ये कंडेंस हो जाएंगे। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि लेप्टोटीन स्टेज में जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंट्रियोल की तरफ मुड़ जाते हैं। इस तरीके से जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंट्रियोल की तरफ मुड़ जाते हैं और ये एक तरीके से गुलदस्ता टाइप का स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं बूके स्टेज। ठीक है, ये क्रोमेटिन के फाइबर होते हैं। शुरुआत में क्रोमेटिन के फाइबर कंडेंस होते हैं और धीरे धीरे ये क्रोमोसोम बनाने लगते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो पहले लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं और ये सेंट्रियोल की तरफ चले जाते हैं और इस तरीके से बूके स्टेज बनती है। फिर स्टेज आती है जाइगोटिन। जाइगोटिन के अंदर क्या होता है कि जाइगोटिन में कौन कौन सी स्टेज होती है कि होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, यानी सिनेप्स बनता है। आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये न्यूक्लियस है, ये बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उसकी पेयरिंग बनना स्टार्ट हो गई। बीच में क्या बन आ गई थी, प्रोटीन की वजह से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के जो जोड़े होते हैं, जो पेयर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं या फिर टेट्राड भी बोलते हैं। ये पूरी तरीके से बाइवेलेंट और टेट्राड जो है वो पूरी तरीके से क्लियर कट कौन सी स्टेज में दिखाई देंगे, पेकाइटिन स्टेज में। यहाँ हम देख रहे हैं जाइगोटिन स्टेज में। जाइगोटिन स्टेज में तो सिर्फ ये बनना शुरू हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके बीच में प्रोटीन आ गई। प्रोटीन आके आपस में ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ देती है, जिसकी वजह से क्या बनता है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स या फिर प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से बाइवेलेंट बनता है और बाइवेलेंट या फिर टेट्राड का निर्माण होना शुरू हो जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है। जो पेकाइटिन स्टेज है इसमें ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कि बाइवेलेंट में होता क्या है। एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम होते हैं और टेट्राड किसके बोलते हैं, एक टेट्राड में 4 क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, 4 क्रोमेटिड होगा और 2 क्रोमोसोम होते हैं। डायड स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं, उसको बोलते हैं डायड। अब आपको ये ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक टेट्राड में 4 क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, या फिर एक बाइवेलेंट में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे तो सेंट्रोमियर भी 2 होंगे, तो सेंट्रोमियर भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है। ये बॉक्स में लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट आएगा नीट के अंदर। तो इतना आप ध्यान में रखते हो तो आपके सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 1 टेट्राड में 4 क्रोमेटिड होते हैं और 2 सेंट्रोमियर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट बता दिया गया है इस बॉक्स के द्वारा। तो बॉक्स को आपको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान रखना ही है। उसके बाद में आता है पेकाइटिन स्टेज। पेकाइटिन स्टेज में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो 4 क्रोमेटिड होते हैं, ये टेट्राड बनाना शुरू कर देते हैं आपस में सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर एक नोडुल्स बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेस नोडुल, जो क्या काम करती है, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन का काम करती है। ठीक है, तो इस स्टेज में जीन का क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो पेकाइटिन स्टेज के अंदर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। ये आप देख सकते हो, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच ये जो क्रोमेटिड है इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमेटिड है इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, ये अलग अलग क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है उसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड।
तो इस स्टेज में क्या क्या होता है पेकाइटिन में? टेट्राड पूरी तरीके से दिखाई देने लगता है, रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स बन जाती है। इस स्टेज में जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है वो एक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम के, आप देख सकते हो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है जिसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। और कौन सा एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करेगा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम में दो टाइप की एक्टिविटी मिलती है। एक तो ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है और साथ में लाइगेज एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की तरफ काम करेगा। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या काम करता है? डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करता है, यानी डीएनए को तोड़ता है। और लाइगेज एंजाइम क्या काम करता है? डीएनए को वापस जोड़ता है। तो ये एंजाइम होमोलोगस क्रोमोसोम पे आके जुड़ जाते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कौन सी एंजाइम की वजह से होता है? रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की वजह से होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्रॉसिंग ओवर कौन सी एंजाइम की वजह से? रिकॉम्बिनेशन एंजाइम। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया है। कौन से एंजाइम की वजह से? रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की वजह से। उसके बाद में जो स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं डिप्लोटिन स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है वो वापस टूटने लगता है। ठीक है, डीसिनेप्सिस होने लगता है, क्योंकि पूरी तरीके से क्या हो चुका है? रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। तो रिकॉम्बिनेशन हुआ तो ये जीन का ट्रांसफ़र हो चुका है। आप देख सकते हो इस क्रोमोसोम में जीन का ट्रांसफ़र हो चुका है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में रिप्लिकेशन होता है और इसमें एक स्ट्रक्चर बनती है, यानी इस तरीके से दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं? क्याजमेटा बनाते हैं। क्याजमेटा का फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होता है? डिप्लोटिन स्टेज में होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो डिप्लोटिन स्टेज में क्या क्या होता है? सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स टूटने लगता है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से रिपेल होते हैं, जिसकी वजह रिपेल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डीसिनेप्सिस होता है। और इसमें एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं क्याजमेटा, जो कि एक्स शेप की स्ट्रक्चर होती है। क्याजमेटा किस में बनता है? डिप्लोटिन स्टेज में। फिर जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या क्या होता है? इसके अंदर डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, ये सारे डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो क्याजमेटा होता है उसका टर्मिनालाइजेशन होना शुरू हो जाता है किसमें? डाइकाइनेसिस में। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। ये मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसकी ये लास्ट स्टेज होती है। इसके अंदर जो क्रोमेटिड बनता है, जो मियोसिस फर्स्ट होती है उसकी जो लास्ट स्टेज है उसको क्या बोलते हैं? डाइकाइनेसिस बोलते हैं। और इसके अंदर क्याजमेटा आपस में अलग हो जाते हैं, यानी बिखरने लगते हैं, या टर्मिनाइजेशन हो जाता है इसका। क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। और इसके अंदर जो सेंट्रियोल होता है वो पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर की तरफ जोड़ना शुरू हो जाता है डाइकाइनेसिस स्टेज में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाफेज, जो सेल साइकिल के अंदर जो सेल होती है, ठीक है, वो किसकी तरफ ट्रांजिशन होना शुरू कर देती है? मेटाफेज स्टेज में ट्रांजिशनल होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में जो स्टेज आती है वो मेटाफेज फर्स्ट है। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर बाइवेलेंट क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनता है? मेटाफेज प्लेट बनती है। मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो किससे जुड़ जाते हैं? स्पिंडल फाइबर से। और किससे जुड़ते हैं? काइनेटोकोर से। एक होमोलोगस क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर होते हैं? 2। और सेंट्रोमियर कितने होते हैं? 1। तो ये मेटाफेज का डायग्राम है, मियोसिस की मेटाफेज। इसके अंदर आपको पहचानना है कि मियोसिस की मेटाफेज और माइटोसिस की मेटाफेज में क्या डिफरेंस होता है।
तो ये बात ध्यान में रखना है। मियोसिस की जो मेटाफेज होती है उसके अंदर 2 मेटाफेज प्लेट बनती है इस तरीके से, ठीक है। क्रोमोसोम 2 मेटाफेज प्लेट पे इक्वेटर पे आपको दिखाई देगा, जबकि जो माइटोसिस की मेटाफेज होता है उसमें सिर्फ एक ही प्लेट बनती है, सारे क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 3 डायग्राम दिए हुए होंगे एग्जाम पे। एक तो मियोसिस की मेटाफेज दे रखी होगी, साथ में माइटोसिस की दे रखी होगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा डायग्राम जो है वो मियोसिस की मेटाफेज है और कौन सा माइटोसिस की मेटाफेज है। तो ये पहचानने का आसान तरीका है। इसके अंदर क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, तो ये ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर क्या क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो उसके जो काइनेटोकोर है उससे क्या जुड़ जाता है, स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आती है एनाफेज स्टेज। इसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो काइनेटोकोर इसके अंदर जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो किससे जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सेंट्रियोल से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये जो सेंट्रियोल है या फिर स्पिंडल फाइबर है क्रोमोसोम को पोल की तरफ धकेलता है, ठीक है। पोल की तरफ धकेलेगा, जो कि अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम जाते हैं, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या क्या होता है आप देख सकते हो इसका डायग्राम। इस स्टेज में क्या क्या होता है, ये एनाफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट। तो ये स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं और किसकी तरफ जाते हैं, ये एनाफेज की तरफ जाते हैं, सॉरी पोल की तरफ जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे ये क्रोमोसोम। तो पोल की तरफ जब क्रोमोसोम जाएंगे तो स्पिंडल फाइबर इसको खींचेगा, जिसकी वजह से कितने एटीपी खर्च होंगे, तो ये क्वेश्चन भी बनता है 30 एटीपी खर्च होगी। तो एनाफेज जो मियोसिस की एनाफेज है इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें सेंट्रोमियर का स्प्लिट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो सेंट्रोमियर तो आपस में बीच के अंदर है, दोनों होमोलोगस सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है। सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में सेंट्रोमियर है, ये आपस में स्प्लिट नहीं हुए, ठीक है। तो किस में नहीं होते, एनाफेज फर्स्ट में नहीं होते। एनाफेज फर्स्ट में क्या क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट के अंदर सेग्रेशन होता है और डिस्जंक्शन होते हैं। सेंट्रोमियर का जो डिवीजन होता है वो नहीं होता है, तो ये भी ध्यान में रखना। एनाफेज फर्स्ट के अंदर जो डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो कम हो जाता है, तो ये ध्यान में भी आपको रखना है। इसके अंदर क्या क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, लेकिन सिस्टर क्रोमेट तो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपस में एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन इसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड तो है, तो सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होता है और सेंट्रोमियर का स्प्लिट भी नहीं होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब डिजंक्शन क्या होता है, ठीक है, और सेग्रेशन क्या होता है। इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं जिसको बोलते हैं सेग्रेशन। और डिजंक्शन किसको बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का अपोजिट पोल की ओर मूव करना। तो ये किस में होता है, एनाफेज फर्स्ट में। तो इस डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड और ये भी क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये आपस में क्या है, एक 2 सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड का तो सेपरेशन नहीं हुआ है क्योंकि ये सिस्टर क्रोमेटिड है 2, इसके अंदर एक ये रहा और एक दूसरा ये रहा, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हुआ है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन क्यों हुआ है, आप देख सकते हो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही तो प्लाज्मेटा का फॉर्मेशन हुआ है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही तो क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो इन दोनों का क्या हुआ है, सेपरेशन हुआ है। तो इतना आप ध्यान में रखो। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसके अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है। तो बीच में आप देख सकते हो इसके अंदर सेंट्रोमियर है और इसके अंदर भी सेंट्रोमियर है, तो ये आपस में स्प्लिट नहीं हुआ है, तो आपस में स्प्लिट नहीं हुआ है। उसके बाद में आती है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या क्या होता है, इस फेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। बहुत सारे मामले में क्रोमोसोम का छितराव हो जाता है, यानी क्रोमोसोम जो होते हैं वो बिखरने लगते हैं, डिकंडेंस हो जाते हैं। परंतु ये जो टेलोफेज होती है वो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में पूरी तरीके से नहीं फैल पाते हैं।
तो टीलोफेज के अंदर क्या क्या होता है कि टीलोफेज के अंदर एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि टीलोफेज स्टेज के अंदर ही साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो जाता है पूरी तरीके से। वैसे तो एनाफेज में ये स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस, लेकिन टीलोफेज में ये आसानी से दिखाई देते हैं और 2 सेल बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायड ऑफ सेल, ठीक है। और जो सेल बनती है वो मियोसिस के द्वारा कैसी बनती है, हैप्लॉइड सेल बनती है। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के बीच की जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस भी एक तरीके से तैयारी की स्टेज होती है, प्रिपरेशन की स्टेज होती है, या फिर इंटरफेज जो स्टेज होती है इसके समान ही होती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, G1 फेज होती है, एस फेज नहीं होगी, G2 फेज होगा। एस फेज नहीं होगी जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इंटरकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के बीच की स्टेज होती है, बहुत ही छोटी स्टेज होती है, और ये क्या काम करती है, मियोसिस सेकंड के लिए प्रिपरेशन का काम करती है। इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं हो पाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड में, या फिर एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मियोसिस के अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन कितनी बार होता है, तब आपका आंसर आएगा सिर्फ 1 बार होता है, क्योंकि मियोसिस सेकंड के अंदर तो नहीं होता है। मियोसिस सेकंड के लिए डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है, मियोसिस फर्स्ट में ही हो चुका होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैरियोकाइनेसिस कितनी बार होता है, तो 2 बार होता है। साइटोकाइनेसिस भी 2 बार होता है। और मियोसिस के अंदर जो सेंट्रोमियर का स्प्लिट होना है वो कितनी बार होता है, तो आपका आंसर आएगा सिर्फ 1 बार। कौन सी स्टेज में, एनाफेज सेकंड में। और क्रोमोसोम जो हाफ होते हैं वो कौन सी स्टेज में होता है, एनाफेज फर्स्ट में। तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है। फिर आएगा मियोसिस सेकंड स्टेज। मियोसिस सेकंड के अंदर देख सकते हैं कि प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है और टीलोफेज होती है। और मियोसिस जो सेकंड स्टेज होती है वो माइटोसिस डिवीजन के समान ही होती है। मियोसिस सेकंड डिवीजन कैसा होता है, माइटोसिस के समान ही होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर जो एनाफेज होती है इसके अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हो जाएंगे। मेटाफेज होती है, उसके अंदर क्रोमोसोम की एक ही लाइन बनती है। तो हमने पढ़ा है कि मेटाफेज फर्स्ट में कितनी लाइन बनी, 2, इसमें कितनी बनेगी, 1, क्योंकि ये किसके समान है, माइटोसिस के समान है। तो इसको ध्यान में रखना है कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, उसके बाद में जो स्टेज आती है वो इंटरकाइनेसिस आते हैं, जिसके अंदर एस फेज नहीं होती है और डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। उसके बाद में आती है मियोसिस सेकंड। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, कहाँ होता है, तब आपका आंसर आएगा माइटोसिस की एनाफेज में एंड मियोसिस की एनाफेज सेकंड में। क्योंकि एनाफेज मियोसिस की सेकंड जो होती है वो कैसी होती है, माइटोसिस के समान ही होती है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो डिसजंक्शन होता है और सेग्रेशन होता है वो कहाँ होता है। तो अब आपका आंसर आएगा मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट के अंदर सेग्रेशन होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कहाँ होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो सेपरेशन है वो मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, जिसकी वजह से क्या बनता है, ये आप देख सकते हो। इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा। कहाँ होगा, एनाफेज में। हम पहले ही पढ़ चुके हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसा पूछ जाए कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन कहाँ होता है, तब आपका आंसर आएगा एनाफेज फर्स्ट में। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कहाँ होता है, एनाफेज फर्स्ट में। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ होता है। तो डीएनए का रिप्लिकेशन जो मियोसिस के अंदर देखते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में होता है और माइटोसिस में होता है, लेकिन मियोसिस सेकंड में से जो पहले की तैयारी की अवस्था होती है वो क्या होती है, इंटरकाइनेसिस, जिसके अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब मियोसिस की वजह से क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे ओरिजिनल में क्या बनता है, गैमेट बनता है, जो किसके द्वारा बनता है, मियोसिस के द्वारा। हम देख चुके हैं कि मियोसिस के अंदर क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की वजह, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है।
क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से इसके अंदर वेरिएशन आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एनिमल सेल दे रखी है, ठीक है, इसमें पूछ लिया जाएगा आपको कि एनिमल सेल के अंदर शुरुआत में जो जीवन फेज है उसमें जो क्रोमोसोम है वो 46 है और डीएनए 2C है। तो फिर पूछा जाए कि एनाफेज में डीएनए कितना होगा, क्रोमोसोम कितने होगा, एनाफेज सेकंड में कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। तो क्या क्या होता है देखते हैं हम, कि जो क्रोमोसोम है जीवन फेज के अंदर वो 46 है और जो डीएनए का वैल्यू है वो 2C है। C क्या होता है, हेप्लॉइड सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसको C बोलते हैं। यहाँ 2C दे रखा है यानी डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, इतना पता चल गया। अब जो इम्पोर्टेंट बनता है वो देखते हैं कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। तो जो S फेज होता है उसमें डीएनए डबल हो जाता है, उसके बाद में G2 में सेम रहता है। प्रोफेज में भी क्रोमोसोम भी सेम रहेगा और डीएनए भी सेम रहेगा। मेटाफेज में क्रोमोसोम रहेगा और डीएनए सेम रहेगा। एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि डीएनए भी सेम रहता है और क्रोमोसोम भी सेम रहता है। उसके बाद में जो टीलोफेज आता है उसमें क्या होता है कि ये दोनों हाफ हाफ हो जाते हैं, क्योंकि 2 सेल बन जाती है, ठीक है, तो ये हाफ हाफ हो जाते हैं। उसके बाद में जो इंटरकाइनेसिस आएगा, इंटरकाइनेसिस के अंदर हम देख सकते हैं ये टीलोफेज के समान ही होगा, लेकिन S फेज नहीं होती तो डीएनए भी डबल नहीं होता, बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ तक ये सेम चलता है। उसके बाद में प्रोफेज आता है। प्रोफेज में फिर से ये आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट आया है मेटाफेज मियोसिस फर्स्ट का उसके समान ही रहता है। तो जो टीलोफेज फर्स्ट में था वही प्रोफेज सेकंड में रहा, फिर मेटाफेज सेकंड में भी वैसा ही रहा, फिर एनाफेज सेकंड में क्या होता है कि क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो सेंट्रोमियर है ये आपस में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये 2 क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम डबल हुए किसमें, एनाफेज सेकंड में। उसके बाद में फिर से ये टीलोफेज आया जिसके अंदर 2 सेल बनी है और यहाँ पे क्या हुआ कि डीएनए तो सेम रहा और क्रोमोसोम डबल हो गया। तो यहाँ पे क्रोमोसोम तो आधे हो जाते हैं और साथ में डीएनए भी आधे हो जाते हैं। तो टीलोफेज सेकंड के अंदर कितनी सेल बनती है, 4 सेल बनती है, ठीक है, 4 सेल, जिसके अंदर क्रोमोसोम तो हाफ होते हैं और डीएनए भी हाफ होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको एक क्वेश्चन के द्वारा हम करते हैं कि क्या क्या होता है, कौन सी स्टेज में क्या होता है। ये मियोसिस में दे रखा है। मान लेते हैं कि जीवन फेज में 200 क्रोमोसोम है और क्रोमेटिन फाइबर भी 200 है और डीएनए 2C है। एस फेज में देखते हैं कि एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम तो सेम रहते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर डबल हो जाते हैं क्योंकि डीएनए डबल हो गया। तो एक तो आपको यह ध्यान में रखना है कि क्रोमेटिन फाइबर कहाँ डबल होते हैं, डीएनए कहाँ डबल होते हैं। तो कहाँ होते हैं, एस फेज में, ठीक है। उसके बाद में G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, यहाँ तक क्या होता है कि क्रोमोसोम सेम रहते हैं और डीएनए भी सेम रहता है। आप देख सकते हो डीएनए भी सेम रहता है। उसके बाद में मियोसिस फर्स्ट के बाद में जो एनाफेज टीलोफेज आती है उसमें जो डॉटर सेल बनती है। तो एनाफेज के अंदर जो एनाफेज फर्स्ट आती है, एनाफेज फर्स्ट आने के बाद में जो टीलोफेज आती है, टीलोफेज में क्या होता है कि ये जो एक सेल से 2 सेल बनती है, एक सेल से 2 सेल बनती है। तो 2 सेल बनने की वजह से क्रोमोसोम दोनों सेल में आधे आधे जाएंगे, ठीक है। तो जो मियोसिस फर्स्ट में जो डॉटर सेल बनती है उसमें क्रोमोसोम आधे होंगे, क्रोमेटिन फाइबर आधे होंगे और डीएनए भी आधा होगा, ठीक है। ये आधे आधे कहाँ हो जाएंगे, मियोसिस फर्स्ट के बाद में, मियोसिस फर्स्ट के बाद में यानी टीलोफेज में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो इंटरकाइनेसिस आता है जिसमें डीएनए डबल नहीं होता है, यानी डीएनए जो डॉटर सेल में रहा वही रहा, क्रोमेटिन फाइबर भी डबल नहीं होता है इंटरकाइनेसिस में, तो सेम रहेगा और क्रोमोसोम भी सेम रहेगा। तो आगे देखते हैं कि प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड और एनाफेज एंड टीलोफेज सेकंड में क्या होता है। ये माइटोसिस के समान होता है। तो जो डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम रहा वही प्रोफेज में रहेगा, वही मेटाफेज में रहेगा। लेकिन एनाफेज सेकंड के अंदर क्या होता है कि एनाफेज सेकंड के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम दोगुने हो जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि क्रोमोसोम डबल कहाँ होते हैं, एनाफेज सेकंड में, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्रोमेटिन फाइबर, यह तो सेम ही रहा, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर डबल थोड़ी ना हुए, क्या हुआ, डबल क्रोमोसोम। क्यों हुए, क्योंकि सेंट्रोमियर अलग अलग होंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये अलग हो जाएगा,
और जो डीएनए ये भी सेम रहा, ठीक है, ये भी सेम रहता है, क्रोमेटिन फाइबर भी सेम रहता है, लेकिन यहाँ चेंज होता है, क्रोमोसोम में चेंज होता है एनाफेज सेकंड में। एनाफेज सेकंड के बाद में टीलोफेज आता है, टीलोफेज में भी ये सेम रहता है, क्रोमेटिन फाइबर सेम रहता है और डीएनए सेम रहता है। उसके बाद में 2 सेल बनती है, मियोसिस सेकंड के एंड में क्या बनता है, 2 सेल बनती है। तो ये क्रोमोसोम आपस में बंट जाएंगे दोनों सेल में, तो आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्रोमेटिन फाइबर बंट जाएगा जो, तो लास्ट में टोटल सेल में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो डीएनए भी बढ़ जाएगा तो आधा आधा हो जाएगा। तो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है, इससे सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, मियोसिस के अंदर सेल डिवीजन कितनी बार होता है, 2 बार। कौन कौन सा, मियोसिस फर्स्ट के द्वारा एंड मियोसिस सेकंड के द्वारा। न्यूक्लियर का डिवीजन कितना होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस कितनी बार होता है, 2 बार, ठीक है, 2 बार कैरियोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस कितनी बार होता है मियोसिस में, 2 बार। डीएनए का रिप्लिकेशन कितनी बार होता है, 1 बार होता है, क्योंकि इंटरकाइनेसिस में तो होगा नहीं, ओनली मियोसिस फर्स्ट के लिए होगा, मियोसिस सेकंड की तैयारी की अवस्था में नहीं होगा। सेंट्रोमियर का स्प्लिट कितनी बार होता है, 1 बार। किस में होता है, एनाफेज सेकंड में। क्रोमोसोम जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग होना कितनी बार होता है, 1 बार। कौन सी स्टेज में, एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी आईएमपी बॉक्स है, इंपॉर्टेंट बॉक्स है, वो आपको करवा दिए गए, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने पढ़ाया उसके अंदर इस तरीके से जो बॉक्स बना हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।